फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 2 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2024 के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में कितने वोटर्स हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 97 करोड़। 97 करोड़ लोग वोटर्स लिस्ट में हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है। मतदान से संबंधित प्रमुख कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में है। देखिए रिलेटेड फैक्ट्स। पहला मतदाता श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश के थे, जो पहली बार वोट किए थे। फर्स्ट वोटर वो श्याम शरण नेगी थे, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। बिहार में अनुमानित जनसंख्या 2025 में लगभग 13.2 करोड़ है। चलिए स्टैटिक जी के देखते हैं इसका। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसमें क्या है? देखिए, यह चुनावी सूचियां अर्हताओं और परिसीमन से संबंधित है। ये याद रखिएगा कि ये क्या चीज़, क्वालिफिकेशन, डेलिमिटेशन, इलेक्टोरल रोल से संबंधित है। बूथ लेवल ऑफिसर, ये क्या चीज़ से रिलेटेड है? ये जमीनी स्तर पर सत्यापनकर्ता के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? बूथ लेवल ऑफिसर। डिजिटल पहल, वोटर हेल्पलाइन ऐप, NVSP पोर्टल, गरुड़ ऐप अधिकारियों के लिए है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो IMD का स्थापना दिवस किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह विभाग भारत के मौसम पूर्वानुमान और मानसून संबंधी सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 75% योगदान देता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं वो भारत की कुल वर्षा में 75% योगदान करते हैं। मानसून की भविष्यवाणी में ला नीना और अल नीना की घटनाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ला नीना और अल नीना क्या होता है? ये मौसम इंडिया में ज़्यादा बारिश होगी कि कम बारिश होगी, ये इन हवाओं से पता चलता है। मुख्यालय देख लीजिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली में है। मूल मुख्यालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंस है। मानसून पूर्वानुमान मॉडल डायनेमिकल कपल्स क्लाइमेट मॉडल है। सामान्य वर्षा मानक कितना है? 88 सेंटीमीटर लंबी अवधि औसत के लिए। थर्ड नंबर, प्रशांत महासागर के किस मौसमी प्रभाव के कारण भारतीय मानसून में वृद्धि होती है? तो प्रशांत महासागर के कौन सा मौसमी प्रभाव है जिसके कारण भारतीय मानसून में वृद्धि होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ला नीना। ला नीना इसका सही आंसर हो जाएगा। ला नीना प्रशांत महासागर में ठंडा होने से जुड़ी एक मौसमी घटना है। यह घटना भारतीय मानसून को बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य से अधिक वर्षा होती है। इसके विपरीत अल नीना प्रशांत महासागर को गर्म होने पर मानसून को कमजोर कर देती है। तो अल नीना गर्म होती है और ला नीना ठंडे होती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है भारत के कुल मानसून का
वर्षा का 75% भाग होता है। IMD द्वारा मानसून का पूर्वानुमान डायनेमिकल कपल्ड क्लाइमेट मॉडल का उपयोग करके किया जाता है। देखिए, ला नीना प्रशांत महासागर में ठंडा होता है, अल नीना गर्म होता है। भारत में मानसून का प्रभाव ला नीना मानसून को बढ़ाता है और अल नीना मानसून को कमजोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में भारत का कौन सा रैंक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत वैश्विक दूध उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत दुनिया का कुल दूध आपूर्ति में लगभग 25% का योगदान देता है। यानी पूरे विश्व में जो आपूर्ति होती है उसमें 25% योगदान भारत का है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक में दूध उत्पादन में 63.56% की वृद्धि हुई थी। 2014-15 में 146.3 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 239.3 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। स्टैटिक देख लेते हैं। वैश्विक योगदान में कुल 25% भारत का योगदान है। GDP में कितना योगदान है? 5%। भारत की GDP में इसका 5% योगदान है और इसे कितने लोग जुड़े हुए हैं? लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को ये रोजगार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, पिछली एक दशक में भारत में दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर लगभग कितनी रही है? तो एक दशक में दूध उत्पादन भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.7। 5.7 इसका सही आंसर हो जाएगा। पिछले दशक में भारत के दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5.7% रही है। इस अवधि में दूध का उत्पादन 146.3 मीट्रिक टन से बढ़कर 239.3 मीट्रिक टन हो गया है। इस वृद्धि में राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाओं ने सहायता की है। पशु उत्पादकता में वृद्धि 27.39% 2014 से 22 तक में है। ये वैश्विक स्तर पर उच्चतम है। प्रति व्यक्ति आपूर्ति कितना है? यानी एक आदमी के लिए कितना दूध उपलब्ध है? 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और विश्व का 322 ग्राम से अधिक है। संबंधित योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन। डेयरी कार्यबल में महिलाओं का पार्टिसिपेशन लगभग 70% है। यानी 70% महिलाएं इस काम में काम करती हैं गांव में। डेयरी क्षेत्र में 48,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियां हैं। नेक्स्ट, भारत में डेयरी क्षेत्र में कार्यबल में कितनी प्रतिशत लगभग महिलाएं हैं? तो वर्कफोर्स में कितने प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 70% महिलाएं काम करती हैं और 48,000 से अधिक डेयरी सहकारी समिति में महिलाओं का नेतृत्व है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का लक्ष्य 2028-29 तक 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों को स्थापित करना। तकनीकी उपाय हैं AI प्रक्रिया मैजिक्स की तैनाती, IVF लिंक क्रमबद्ध सीमेन। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत कुल कितना पूरे GDP में डेयरी क्षेत्र भारत के GDP में कितना प्रतिशत योगदान करता है? 5%। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता विश्व में 322 ग्राम से अधिक है और 471 ग्राम प्रति व्यक्ति है। बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था वासेनार अरेंजमेंट
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वासेनार अरेंजमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियना ऑस्ट्रिया में। देखिए, वासेनार अरेंजमेंट का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, जहां इसका एक छोटा स्थायी सचिवालय है। इसे 1996 में नीदरलैंड के वासेनार में स्थापित किया गया था, लेकिन यह एक संधि नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक आम सहमति आधारित समन्वय तंत्र है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वासेनार नीदरलैंड्स में है। पूर्ववर्ती प्रणाली कोकोम शीत युद्ध काल में को नियंत्रित प्रणाली है। सदस्य राष्ट्र टोटल कितने हैं? 42 भागीदार राष्ट्र है, जैसे भारत, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान सहित। रेडिएट फैक्ट्री, इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले वस्तु प्रौद्योगिकी पर निर्यात नियंत्रण लगाना है। इसका उद्देश्य यह है कि यह संवेदनशील प्रौद्योगिकियों का आतंकवादी या गैर कानूनी शासन का डायवर्जन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासेनार अरेंजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक हथियार और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो संवेदनशील प्रौद्योगिकियों में हस्तांतरित और पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य हथियारों और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को अस्थिर जमाव को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि वस्तुएं आतंकवादी या प्रसार नेटवर्क के लिए मोड़ी ना जाएं। नियंत्रण सूचियां, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों और मुनिशन सूची। सूचना विनिमय, सदस्य हर 6 महीने में हस्तांतरण और अस्वीकृति का रिपोर्ट करते हैं। निर्णय लेना आम सहमति से किया जाता है। 2013 से इसके दायरे में घुसपैठ सॉफ्टवेयर और साइबर निगरानी उपकरण भी शामिल हैं। हाल ही में इस व्यवस्था को क्लाउड सेवाओं और डिजिटल निगरानी प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने और सुधार के लिए बुलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज भारत के किस क्षेत्र में की है? तो ऑयल द्वारा हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज भारत के किस क्षेत्र में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान उथले अपतटीय ब्लॉक में। देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के उथले अपतटीय ब्लॉक प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है। यह क्षेत्र पहली रिपोर्ट की गई हाइड्रोकार्बन की खोज है। यह खोज भारत की आयात निर्भरता को कम करने में सक्षम करती है। खोज का स्थान देख लीजिए, विजयपुरम टू अन्वेषी कुआं। गैस की संरचना 87% मीथेन सामग्री की पुष्टि हुई है। खोज नीति ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए। यह ऑफशोर ब्लॉक अंडमान के पूर्वी तट से 9.20 नॉटिकल मील यानी लगभग 17 किलोमीटर की दूरी स्थित है। ड्रिलिंग की गहराई 2650 मीटर और पानी की गहराई 295 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैडल पीक। सैडल पीक वहां की सबसे ऊंची चोटी है। सैडल पीक की हाइट कितनी है? 737 मीटर। यह द्वीप समूह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों से समृद्ध है। यह क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है।
हाल ही में अंडमान के उथले अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस और भंडारण की खोज की गई है। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। द्वीप समूह की प्रकृति कितना है, लगभग 300 प्लस द्वीपों से ये द्वीप समूह मिलकर बना है। स्थान मुख्य भूमि से भारत के पूर्व में लगभग 1370 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित है। प्रमुख द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, जिन्हें ग्रेट अंडमान कहा जाता था, प्लस लिटिल अंडमान है। जनजाति यहाँ कौन कौन सी मिलती हैं, सेंटलीज, जरावा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, ये जनजातियाँ यहाँ मिलती हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।